आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि व्याकरण आखिर क्या है, इसे क्यों पढ़ना पड़ता है या क्यों पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, क्या व्याकरण पढ़ना जरूरी है? तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि व्याकरण जो है बहुत ही जरूरी है। भाषा को जानने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जब तक हम व्याकरण का सहारा नहीं लेंगे तब तक उसमें जो है त्रुटि ही रहेगा, या वो उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण रहेगा। इसीलिए सबसे पहले हमको भाषा ये जो है व्याकरण पढ़ना पड़ता है। व्याकरण जो है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे परिभाषा इसका जो होगा वो ये होगा कि व्याकरण वह विधा है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, व्याकरण वह विधा है, उसको विधा भी कह सकते हैं, शास्त्र भी कह सकते हैं, जिससे हमको शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो ना तो हमको शुद्ध शुद्ध बोलना आएगा, ना लिखना आएगा, ना पढ़ना आएगा। इसीलिए व्याकरण पढ़ना एकदम ही जरूरी है। क्या व्याकरण पढ़ना जरूरी है? हाँ, व्याकरण पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें व्याकरण नहीं आएगा या व्याकरण का सहारा नहीं लेंगे या व्याकरण हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ना तो हमें लिखना आएगा, ना पढ़ना आएगा, ना बोलना आएगा। इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना है या पढ़ना जरूरी या पढ़ना पड़ता है। आज मैं आपको भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा क्या है ना? तो भाषा जो है आप जानते ही हैं कि क्या होता है। हम अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, आसपास में अपने भाव को प्रकट करते हैं बोलकर कि मुझे ये चाहिए ना, मैं खेलने जा रहा हूँ, या तुम मेरे पास आओ ना, मुझे खाना चाहिए। तो ये सब भाषा ही है। इसी के माध्यम से हम अपने भावों को या विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले भाषा जो है, भाषा एक दूसरे के भावों या विचारों को जानने का माध्यम है ना। भाषा क्या है? एक दूसरे के विचारों से अब हम अवगत होते हैं और एक दूसरे के अपने विचारों को हम दूसरे के सामने रखते हैं या उसके विचारों से हम अवगत होते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा को हम कैसे उपयोग करते हैं? तो भाषा को दो रूप में उपयोग करते हैं। एक जो है लिखित में आप जैसे ये लिखा हुआ बुक, ये जो है किताब हम पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये सब है, ये लिखित रूप है। और एक होता है मौखिक, अभी जो हम आपके सामने में बोल रहे हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, है ना, तो ये बोलना जो है ये मौखिक रूप है ना? इसी को हम भाषा कहते हैं। ये जो है लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसका हम ऐसे कहेंगे कि लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं, उसे लिखित कहते हैं। लिखित भाषा जैसे पुस्तक है, समाचार पत्र है, ये सब जो है लिखित है। और मौखिक हो गया कि बोलकर, अभी हम बता ही चुके हैं कि आपके सामने अभी हम बोल रहे हैं तो बोलकर हम प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक कहते हैं। अब है ये संसार तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे देश हैं और सभी देशों का भाषा जो है अलग अलग है ना? और वहां पर जो है भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। देश जो है सबका अपना अपना अलग अलग भाषा है। अब आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ है तो हमारी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। जो कोई इंग्लैंड में रहता है ना, उसका ये जो है भाषा जो है वो अंग्रेजी है। चीनी है जो चीन में है उसका चीनी है।
जो जापान में रहते हैं उनका जापानीज है ना। ऐसे ही अब है ये जो है भाषा, आपको ये तो हो गया राष्ट्रभाषा। अब क्या है, हम लोग आपस में बोली भी करते हैं। तो ये देश जो है बहुत सारे प्रदेशों में विभक्त है और बहुत सारे प्रदेश में भी अलग अलग भाषाएं होती है ना। उन भाषाओं को ही हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे अलग अलग ये जो है प्रदेश में अलग अलग भाषाओं में जो लोग बात करते हैं, तो उस क्षेत्रीय, उसको हम क्षेत्र ये विभक्त कर देते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा हुआ और क्षेत्रीय भाषा को ही हम बोली कहते हैं, वो बोली हुआ। जैसे आप जान लीजिए ये गुजराती है ना, ये भोजपुरी है, ये मैथिली है, ये कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सब, इस सब को हम बोली करते हैं। अब है भाषा को जो हम लिखते हैं, भाषा जो हम लिखते हैं उसमें जो है अक्षरों या वर्ण से ही लिखते हैं। अब सबसे पहले तो भाषा को हम ये कहते हैं कि यह लिपि है, किस लिपि में लिखा गया है ना। जैसे हिंदी है, गुजराती, संस्कृत, मराठी, ये जो है किस लिपि में लिखा गया है। अब आप यहाँ यह पूछेंगे कि लिपि आखिर क्या होता है, लिपि है क्या। लिपि जो है अक्षर जो हम लिखते हैं या वर्ण जो हम लिखते हैं, उसके ढंग को हम लिपि करते हैं ना। अक्षर जैसे लिखते हैं ना, क, ख, च, तो ये है क्या है, म, ये जो है इसके ढंग को हम लिपि करते हैं, या इसको इस रूप में कह सकते हैं कि ये विशेष चिन्ह है जो क्या है कि उसको हम लिपि करते हैं। विशेष चिन्हित, उसको चिन्हित किया गया है कि यह वर्ण और इसी वर्ण से ये भाषा बनेगी। जैसे कि वर्ण है क है, अगर इसको चिन्हित नहीं किया जाता तो जिसको हम क कहते हैं, हो सकता है कि किसी और देश में उसको क न बोलकर कोई दूसरा वर्ण बोले, इसीलिए उसको एक लिपिबद्ध किया गया है, यानी कि लिपि के द्वारा चिन्हित किया गया है, तो इसी को हम लिपि कहते हैं। तो अक्षर लिपि का परिभाषा जो है उसको हम इस रूप में देंगे कि अक्षरों या वर्णों के लिखने के ढंग को या लिखने के चिन्ह को जो हम लिपि कहते हैं ना। क्या हुआ, अक्षरों या वर्णों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं या चिन्ह को हम लिपि कहते हैं, यानी कि उन अक्षरों और वर्णों को एक चिन्ह के द्वारा अंकित कर दिया गया है कि च है तो विश्व के किसी भाग में आप जाइए उसको च ही पढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं रहता, उसको चिन्हित नहीं किया जाता, तो हो सकता है जिसको हम च बोल रहे हैं कोई और देश जो है उसको दूसरा वर्ण बोले। इसीलिए एक विशेष चिन्हित, इसको एक विशेष चिन्ह में जकड़ दिया गया है। अब है यहाँ, तो इस लिपि हमारी यहाँ जो भाषा है, तो वो भाषा जो है अब कहेंगे किस लिपि में लिखा गया, उस लिपि का भी एक और नाम होता है ना। उस लिपि का जो नाम है इसको हम देवनागरी कहते हैं। जैसे संस्कृत है, संस्कृत का पुस्तक आप पढ़ते हैं, हिंदी का पढ़ते हैं, है ना। अब मराठी है, गुजराती है, तो ये जो है भाषा की किताबें जो है वो उसमें जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसको हम कहते हैं कि ये देवनागरी में है। अब है अंग्रेजी जो है वो रोमन में है, रोमन अक्षरों में है। उनको ये जो है का लिपि जो है उसके लिपि, ये अंग्रेजी की पुस्तकें के लिपि का जो नाम है वो रोमन कहते हैं। इसी तरह उर्दू